हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। चिल्ड्रन, वी आर डीलिंग विद लाइव क्लासेस रेगुलरली फ्रॉम almost a month, and nearly we are approaching the final segment of class 11th biology, and we are going to make it complete in this week. Simultaneously, your exam is approaching and only few days are left. So that's why quick revision is very much required. And along with this revision, you must go through a sample paper daily from टुडे ऑनवर्ड्स। आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना आप सैंपल पेपर्स करेंगे, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, एक तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको बड़ा बेनिफिशियल होगा, और दूसरा आपको अपनी गलतियां भी पता लगेंगी कि व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that you must indulge yourself at least one previous year question paper you must go through. That is a very important requirement for a day nowadays. So let's start. We are dealing with body fluid and circulations, और इसके हमने ब्लड तक के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। और इस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, जिसको आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो अब हार्ट की स्ट्रक्चर से इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अब देखिए, इसके बाद पहले हार्ट की स्ट्रक्चर से भी पहले एक सिंपल सा ब्लड ग्रुप का पोर्शन है। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। देखिए, ये सेम आपने क्लास 12th में पूरा किया है, तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो आप नहीं जानते। देखिए, ब्लड प्रोटीन्स, जो ब्लड के अंदर दो तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीजन और एक को कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक है। सो एंटीजन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड एंटीबॉडी फाउंड इन प्लाज्मा। सो दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज प्लाज्मा फैक्टर आल्सो। उनको हम प्लाज्मा फैक्टर भी कहते हैं। और एंटीजन हो गया आरबीसीज की सरफेस पर। अब एंटीजन दो तरीके का होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एंटीबॉडी होता है एंटी कैपिटल ए, या उसको स्मॉल ए लिख देते हैं, और दूसरा एंटी कैपिटल बी, जिसको स्मॉल बी भी लिख देते हैं। तो अब इस बेसिस पर हम इस पूरे के पूरे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पर लिया गया? देखो, ये कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। अब उसने किस बेसिस पर प्रपोज किया? उसने इस बेसिस पर प्रपोज किया कि भाई, जिसके पास एंटीजन ए है उसको उसने नाम दिया ए ब्लड ग्रुप, जिसके पास एंटीजन बी है दैट इज बी ब्लड ग्रुप, जिसके पास दोनों एंटीजन है ए बी, और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है वो ओ। एक्चुअली ये जीरो है, जिसको हम ओ पढ़ते हैं। ठीक है, इसको प्रोनाउंस हम ओ करते हैं, एक्चुअली है ये जीरो, या जीरो का मतलब नो एंटीजन। अब जहां जिसके पास भी ए ब्लड ग्रुप होगा उसके पास एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होगी वो एंटी बी होगी, यानी कि स्मॉल बी। इसी तरीके से जिसके पास बी एंटीजन होगा उसके पास स्मॉल ए एंटीबॉडी होगी। और यहां पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब क्यों है? देखिए, इस बात को समझिए। किसी भी व्यक्ति का ब्लड
ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड का लेन देन, ठीक है, जिसमें ब्लड देने वाला डोनर कहलाता है और ब्लड लेने वाला रेसिपिएंट कहलाता है। तो उससे पहले ब्लड मैचिंग की जाती है। ब्लड मैचिंग इसलिए की जाती है ये देखने के लिए कि भाई जो, अब जैसे कि मान लीजिए बी वाला ए को ब्लड दे दे, तो बी आपका डोनर हो गया और ए रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। बी ने ए को ब्लड दिया, अब बी ने ए को ब्लड दे दिया तो भैया जो बी की एंटीबॉडीज हैं वो अगेंस्ट हैं इसके, एंटी ए। तो अब अगेंस्ट होते ही तो क्या हो जाना, क्लंपिंग हो जानी है, रिएक्शन हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मिसमैचिंग और क्लंपिंग। तो इसलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब यहां पर वो दिक्कत ही खत्म, क्योंकि एंटीबॉडीज ही नहीं। अब एंटीबॉडीज नहीं है तो वो आने वाले एंटीजन पर उनसे क्लंपिंग रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए ये ए बी से भी, ए वाले से भी, बी वाले से भी सबसे ब्लड ले सकता है। अब यहां पर यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं है। अब ये किसी को भी ब्लड ग्रुप देगा तो एंटीजन के खिलाफ ही तो एंटीबॉडी बनेंगी। जब एंटीजन पहुंच ही नहीं रहा तो एंटीबॉडी अटैक किसके ऊपर करेंगे, चांस ही खत्म। तो इसलिए सेफ हो गया, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है जी। अब इसके साथ जो कॉन्सेप्ट अगर हम जोड़ते हैं 12th वाला भी, तो उसमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई इसके पास जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है भाई, दैट हैज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन IA एंड IAIO, क्योंकि ये डोमिनेंट है। या तो होमोजाइगस डोमिनेंट में शो करेगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में भी यही शो करेगा। इसी तरीके से इसमें भी IB और IBIO, तो ये दोनों डोमिनेंस शो करते हैं। वहीं हम देखेंगे, सो दैट शो कोडोमिनेंस, क्योंकि ए और बी यहां पर दोनों नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दैट रिसेसिव, क्योंकि ये केवल तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब दोनों से ही कोई एंटीजन बनाने वाला जीन हो ही ना, इसीलिए इसमें एंटीजन नहीं बनते, ठीक है। तो अब इस बेसिस पर ये सारा का सारा हो गया, जो मेन की पॉइंट्स थे कि भाई टिश्यू मैच, ब्लड मैचिंग क्यों जरूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होते हैं, डोनर क्या है, रेसिपेंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और क्लंपिंग रिएक्शन या मिसमैचिंग क्या होती है, मैचिंग किसे कहते हैं। सो वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नेसेसरी पॉइंट्स। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक और प्रोटीन बाद में देखा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया, RH लिया गया रिसस, ये मंकी का एक ब्रीड हो, उसमें देखा गया कि ये प्रोटीन जो है जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया, इफ प्रेजेंट तो उसको हम कहा हमने पॉजिटिव, और इफ एब्सेंट तो उसको कहा हमने नेगेटिव। तो इस तरीके से हर ग्रुप आपका उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जुड़ गया हर ग्रुप में, ठीक है जी। और इसको RH पॉजिटिव के बेसिस पर, अब इसकी भी बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, ठीक। मान लीजिए कोई रेसिपिएंट RH नेगेटिव है और उसने अपना ब्लड दे दिया, तो पहली बार में रेसिपिएंट के शरीर में डोनर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, रेसिपिएंट के शरीर में डोनर के RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, प्राइमरी रेस्पॉन्स डेवलप हो गया। मान लीजिए सेम गलती
सेकंड टाइम हो गई। तो अब की बार पहले से ही रेसिपिएंट के शरीर में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हैं, वो तुरंत अटैक कर देंगी एंड दैट रिजल्ट्स इनटू क्लम्पिंग। एलर्जीज हो सकती हैं और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब इसी को देखते हैं प्रेग्नेंट मदर के लिए। मान लीजिए जो मदर है वो RH नेगेटिव है, बस डेवलप हो रहा है दैट इज RH पॉजिटिव। अगेन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम सेकंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो गया तो पहले से मौजूद जो मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज इसके ऊपर क्या कर देंगी, हमला कर देंगी। और हमला करने की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। और उनमें दो मेन कॉम्प्लिकेशन, इसको पूरे को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, जितना भी दिया हुआ है ये सब ऑल वी हैव डन। नेक्स्ट देखिए, अब इसका बचने का तरीका क्या है। एंटी RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया जाता है फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद, जो कि उनको जो भी एंटीबॉडीज बन गई RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, उनको वो डीएक्टिवेट करता है एक तरीके से, ताकि वो अपना बेस्ट एक्सपोजर का व्यू, ये सेम उस तरीके से है जैसे उसे दे देते हैं ना हम इम्यूनोसप्रेसेंट, सेम उसी तरीके से। तो इस जो वो मदर के इम्यून सिस्टम को उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। नेक्स्ट देखिए जी, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देखिए भाई होता क्या है, जहां पर भी इंजर्ड RBCs या WBCs, मतलब जैसे इंजरी हो, पहले स्टेम को कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इंजर्ड टिश्यू रिलीज प्रोथ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक है, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन नेक्स्ट स्टेप के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। अब ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन जो कि सॉल्युबल होता है ब्लड में, उसे इनसॉल्युबल किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में, सॉरी फाइब्रिन में, सॉरी फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है, जो सॉल्युबल था उसे धागों में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या बना लेता है, वायर मैश बना लेता है, एक तरीके की जाल बना लेता है, ठीक है, और उसे कहते हैं थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट, एंड दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। और इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्टेप पर पूरे के पूरे अलग अलग फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जो कि इस पूरे के पूरे ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसी वजह से अगर कोई भी ब्लड एक भी, ये मतलब पूरा का पूरा एक ग्रुप है प्रोटीन्स का, अगर एक की भी चूक हो गई तो कोई ना कोई स्टेप नहीं होगा, और जब कोई भी स्टेप नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है वो 10th फैक्टर होता है,
जो कि मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन डिजीज डेवलप होती है, दैट इज हीमोफीलिया। दैट इज रेयर, ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया में सबसे ज्यादा कॉमन इसी फैक्टर की वजह से डिजीज है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया ए, ठीक है, कैपिटल ए। और वो किसकी वजह से होती है, फैक्टर 10 की वजह से, ठीक है। अब यहां पर जो बात, आप विटामिन के इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज प्रोटीन्स। ये सभी प्रोटीन्स ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, बनते लीवर में है, और लीवर उन्हें रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर। समझ में आ रही है बात, सारे प्रोटीन, और विटामिन के इन सभी प्रोटीन्स को बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन के इज नेसेसरी टू फॉर्म ऑल द प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से ब्लड जब तक वेसल्स में फ्लो कर रहा है तब तक वो क्लॉट नहीं करता, क्योंकि हिपैरिन उसके अंदर होता है, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। अब ये भी कौन बनाता है, दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय लीवर, ठीक है, क्लियर। और कैल्शियम आयंस का मैं आपको रोल बता ही चुका हूं। कैल्शियम आयन इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि हर स्टेप में कैल्शियम आयंस इन फैक्टर के साथ मिलकर सारे के सारे इसको कोएगुलेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करता है, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज, नेक्स्ट देखिए जी, लिम्फेटिक सिस्टम। फाइब्रिन सॉल्युबल, फाइब्रिन हाँ इनसॉल्युबल, फाइब्रिनोजिन सॉल्युबल। अब देखिए लिम्फेटिक लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, अब बड़े ध्यान से समझिए इसे। देखो पहले ही मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुका हूं, ऐसा पर्टिकुलर ब्लड जिसमें से हम लार्ज प्रोटीन्स और आरबीसीज को कॉम्बिनेशन माइनस कर दे, तो वो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, वो बचा हुआ हिस्सा लिम्फ कहलाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अब लिम्फ का देखो यहां पर स्पेशली दिया हुआ है, एज ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यू, some water along with many small water soluble substance move into spaces between the cells tissue, leaving the larger proteins आ गया, and most of the formed elements of the blood air। अब most of the का मतलब हो गया यहां पर मेजरली आरबीसीज, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये डेफिनेशन हो गई, दैट इज लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। दिस फ्लूइड इज रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज सम मटेरियल मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो ये एमसीक्यू के लिए फेवरेट हो जाता है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किसके जैसा है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन लिम्फ इज सेम एज, चार ऑप्शन आपको दे दिए और आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लो, ठीक है। अब ये सर्कुलेट कैसे होता है, ये तो दे दिया आपको फंक्शन। अब ये सर्कुलेट कैसे होता है, क्योंकि सर्कुलेट होना भी तो जरूरी है इसका। तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स द फ्लूइड एंड ड्रेन्स बैक टू द मेजर वेन्स, ठीक है जी। अब जब फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है तब इसे लिम्फ कह देते हैं। जब तक टिश्यूज के बीच में है तब होगा क्या भाई, सबसे पहले ये आ जाएगा लिम्फ डक्ट्स में, लिम्फ डक्ट्स से लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स से आ जाएगा ये आपका वेन्स में, जो मेन कॉमन वेन्स है, और वेन्स से सीधा पहुंच जाएगा हार्ट में। तो इस तरीके से ये इसका टोटल सर्कुलेशन हो गया भाई, टिश्यूज के बीच में से पहुंच गया लिम्फ डक्ट्स के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वेन्स में, और वेन्स से सीधा पहुंच गया हार्ट में। तो हार्ट से ही निकला, हार्ट में ही वापस आ गया, दैट इज गोइंग कोई, ठीक है। इस होता सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू ही, जो सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है,
हार्ट के थ्रू ही होता है। जो सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो हार्ट के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब देखो स्पेशली यहां पर ये कह रहे हैं कि लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है जी। अब लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स। ठीक है, और इसके साथ साथ फैट सॉल्युबल एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इज लैक्टियल्स, क्योंकि जितने भी फैट सॉल्युबल होते हैं वो सब किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टियल्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। वो जितने भी वाटर सॉल्युबल होते हैं ऑल आर एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन फैट सॉल्युबल चीजें यानी कि फैट्स, ग्लिसरॉल, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये सभी कौन एब्जॉर्ब करता है? लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है? लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, सर्कुलेटरी पाथवे। फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था, वही सेम है कि भाई दो तरीके का होता है, पहला ओपन, दूसरा क्लोज। अब क्लोज तो केवल एनिलिड्स और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और ओपन हो गया आपका मोलस्क, हेमिकॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब सिंपल जिसके अंदर खुले में ब्लड फ्लो करता है, जो सारे आपका ऑर्गन्स हैं वो बात करते हैं आपका उस बॉडी फ्लूइड में, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका ओपन, और अदरवाइज रेस्ट आर क्लोज। ठीक है, क्लियर, जिसके अंदर वेसल्स के थ्रू। अब यहां पर वही सेम जो आप पिछला चौथे चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि भाई जो फिशेस है, फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, अपर ऑरिकल, लोअर वेंट्रिकल, तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन है। सीधा जो आपका ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू सीधा आपका बॉडी पार्ट्स को पहुंच जाती है। बॉडी पार्ट्स से वापस जो है वो आपका CO2 लेकर जो ब्लड आता है वो हार्ट में, हार्ट से गिल्स में, और गिल्स से CO2 आउट। तो एक बार ही सर्कुलेशन में हार्ट आया, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसी तरीके से फ्रॉग की हम बात करें, यानी कि एम्फीबियंस की बात करें हम, तो उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ये फ्रॉग में पूरा मैंने आपको समझाया था कि 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या हो गया, दो तो हो गए आपके ऑरिकल अपर और 1 लोअर वेंट्रिकल। अब इसमें कलेक्शन अलग अलग होता है। जो लेफ्ट साइड पर है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन होता है, राइट साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन दोनों मिक्स हो जाते हैं एक वेंट्रिकल होने की वजह से, और जिसकी वजह से वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी पार्ट्स को। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है जी, लेकिन वहीं हम क्रोकोडाइल की बात करें, हम बात करें बर्ड्स की और मैमल्स की, सो दे हैव कंप्लीट सेपरेशन, और उस कंप्लीट सेपरेशन का क्या है? डबल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। लेफ्ट साइड पूरा का पूरा आपका, लेफ्ट साइड पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड। तो कंप्लीट सेपरेशन है। इसकी वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन एफिशिएंसी फास्टर है, इसकी वजह से इनका एनर्जी जो डिमांड है वो बहुत हाई रहती है, इसी की वजह से ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और इनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन बड़ा बढ़िया तरीके से होता है। सो दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन these 3 types of categorization on the basis of heart chambers. नेक्स्ट बात करते हैं अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की आप बात करें तो ह्यूमन का हार्ट आपका बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इट इज ऑफ क्लेंच फिस्ट साइज। ठीक है, जैसे आप अपनी हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें तो बिल्कुल इस बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हार्ट है दैट इज बिहाइंड दिस स्टर्नम ब्रेस्ट बोन बिटवीन टू लंग्स, लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच और स्टर्नम हड्डी के पीछे की तरफ होता है। ठीक है,
ये बिल्कुल गलत फहमी है कि हार्ट लेफ्ट साइड पर होता है, हार्ट पर नहीं होता। हार्ट लेफ्ट साइड पर महसूस होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ दिस एपेक्स। जो इसका हिस्सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ, वो हार्ट के लेफ्ट साइड होने का हमें भ्रम पैदा करता है। दैट क्रिएट्स अ मिसनोमर दैट हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, बट हार्ट इज not left side. Heart is just between the thoracic cavity, between two lungs and behind sternum. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जिधर एपेक्स है उधर लेफ्ट साइड होगी और उसके अपोजिट साइड राइट साइड होगी। जिधर एपेक्स है उधर लेफ्ट साइड होगी, उसके अपोजिट राइट साइड होगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स हैं, मतलब किस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन होता है इसको समझते हैं, बड़े ध्यान से इस पर ध्यान। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब सबसे पहला सेप्टम होता है आपका अट्रियल सेप्टम। सबसे पहला क्या है? अट्रियल सेप्टम, इंट्रिया और लेफ्ट अट्रिया, एंड दैट इज, पानी डाल दिया तो घर वाला काम कर दे फिर वो नीचे से। अब ये ओके है ना? बंद कर दे फिर पीछे से, मुझे चाहिए नहीं है। ठीक है, तो दैट इज राइट अट्रियम और लेफ्ट अट्रियम में इसने बांट दिया। अब देखो मुद्दे की बात क्या है, थिन मस्कुलर इंटम, ये वर्टिकल सेप्टम है जो अपर पोर्शन ऑफ हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट और लेफ्ट। ठीक, नेक्स्ट, अब दूसरा आ जाइए, थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट इज थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में हार्ट को डिवाइड करता है। ये था थिन वॉल्ड, ये है थिक वॉल्ड, दोनों वर्टिकल है। सिमिलैरिटी यही है कि दोनों वर्टिकल है। डिफरेंस क्या है? एक थिन वॉल्ड है, एक थिक वॉल्ड है। नेक्स्ट देखिए जी, अब तीसरा है अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि अपनी तरफ के अट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेम साइड पर है थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और इस तरीके से हार्ट चार चैम्बर में बट गया। हमने लेफ्ट राइट किसके बेसिस पर करा? एपेक्स के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेफ्ट अट्रिया अपनी तरफ से एक वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, और इसी तरीके से राइट अट्रिया अपनी साइड राइट वेंट्रिकल में खुलता है। तो जो लेफ्ट वाला है उसे हम कहते हैं लेफ्ट अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व, और मिट्रल वाल्व। ठीक है, जो राइट वाला है उसे हम कहते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, पूरा ध्यान इधर लिखेंगे बाद में, पहले फोकस करेंगे इधर जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर। देखो, इन वाल्व्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो छाते से बिल्कुल उल्टी।
ये वाल्व इस वक्त, ये जो आप देख रहे हैं ये बाइकस्पिड वाल्व मैंने आपको दिखाया। ये बाइकस्पिड में जो आप देख रहे हैं ये एक कस्प है। एक कस्प का मतलब एक फ्लैप, और दो फ्लैप हो गए इसके अंदर। अब ये अगर इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब ये खुला हुआ है और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है। तो अब इस दौरान छाता बंद है, तो मैंने क्या कहा कि अम्ब्रेला की ओपनिंग क्लोजिंग से बिल्कुल अपोजिट है। इस टाइम पर अम्ब्रेला बंद होती है लेकिन ये वाल्व खुला हुआ है और ब्लड विल अलाउ ओनली वन साइड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल। ठीक है जी। अब ये वाल्व बंद हो गया, यानी कि छाता खुल गया। इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल्स में नहीं जा सकता। अब ब्लड कितना ही उछाले मारता रहे ऊपर की तरफ वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल्स में। सो दैट इज द मेन जॉब। इसके दो काम है, अलाउ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू ऑरिकल। बात एक ही है लेकिन उसे दो तरीके से कह रहे हैं, तो काम एक ही हुआ। ठीक है जी। वहीं अगर हम इस वाल्व की बात करें तो यहां पर क्या होगा, तीन कस्प हो जाएंगे यहां पर, अंतर सिर्फ इतना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए डायग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, मिटा दूं इसे। डायग्राम में देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, आप देख रहे हैं ये उसी तरीके से जो वाल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉर्डिएट टेंडिनी। कॉर्डिएट टेंडिनी के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये खुलते और बंद होते हैं। तो ये कॉर्डिएट टेंडिनी का मेन काम है जो आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ गई जी बात? अब जिधर जहां से आपका एओर्टा निकल रही है, ठीक है, उसके ओरिजिन पॉइंट पर, और जहां से आपका पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है उसके ओरिजिन पॉइंट पर भी वाल्व होते हैं जिन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या कहते हैं उन्हें? सेमी ल्यूनर वाल्व एट द ओरिजिनेशन ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। aorta and pulmonary artery, and these also prevent backflow of blood from pulmonary artery to कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल, एंड एओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब ये अर्धचंद्राकार होते हैं इसीलिए सेमी ल्यूनर। सेमी मीन्स आधे, ल्यूनर मीन्स चांद। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। देखिए, में रखना है इन्हें ढंग से। देखिए, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और लंग्स में ओपन हो जाती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में एंटर हो जाती है। अब यहां पर क्या बात ध्यान में रखनी है? जनरली
arteries carry oxygenated blood, but here is the exception, pulmonary artery carries deoxygenated blood. इसी तरीके से लंग से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ओपन हो जाती है लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहां फिर एक एक्सेप्शन है, जनरली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, दैट इज इन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, जिसमें हार्ट से लंग्स में पहुंचा पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और हार्ट से लंग से हार्ट में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज नेम्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी दूसरी। देखिए जी, अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसे हम कहते हैं एओर्टा, बॉडी पार्ट्स को ब्लड लेकर चली जाएगी, अपर एंड लोअर। अब जब बॉडी पार्ट्स को ब्लड गया है तो बॉडी पार्ट से ब्लड वापस भी आएगा, तो इसी तरीके से अपर बॉडी पार्ट से तो ब्लड लेकर आती है सुपीरियर वेना कावा, और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है इंफीरियर वेना कावा, और ये ओपन हो जाती हैं राइट ऑरिकल में। तो अब इस तरीके से हमारा दूसरा सर्कुलेशन हुआ, वो हुआ हमारा किस किस के बीच में, वो हुआ हमारा हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेकर जाती है एओर्टा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लेकर आती है वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस तरीके से ये दूसरा हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, और टोटल मिलाकर हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। टोटल इज नेम्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? पीछे पानी की बोतल रखी हुई है। टोटल इज नेम्ड एज डबल सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब ये सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब यहां पर बात करते हैं वन कार्डियक साइकिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बेटा इसे रख के दूसरी और निकाल दे, बैग में होगी ये। सो दैट इज, अब हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले भी कि कंडक्शन ऑफ जनरेशन, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, बल्कि इंपल्स कहिए, नर्व इंपल्स नहीं, इंपल्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। So conduction and generation of nerve impulse. अगेन फिर मैं नर्व कह गया, नर्व नहीं, सिंपल इंपल्स। देखिए ये है आपका राइट अट्रियम। तो राइट अट्रियम के आप देख रहे हैं अपर राइट कॉर्नर पर, राइट अट्रियम के अपर, ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, ये राइट अट्रियम के, ये राइट अट्रियम हुआ, ये हुआ राइट अट्रियम। तो राइट अट्रियम के अपर लेफ्ट हम इस तरह,
देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है। दो चीजें समझिए इसको भी समझने से पहले। पहली बात यह कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मीन्स जनरेशन। तो मसल्स के थ्रू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसके थ्रू डेवलप होता है? मसल्स के थ्रू। तो इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है। किसी किसी इन्वर्टिब्रेट का हार्ट न्यूरोजेनिक भी होता है, ठीक है, जो नर्व के थ्रू इंपल्स जनरेट होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के थ्रू, लेकिन हमारा हार्ट मायोजेनिक है। अब नोडल टिश्यू जो कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है, वो आगे चलकर दो पैच में बदल जाता है। पहला पैच जो होता है वो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम के होता है, राइट अट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर। तो यहां पर लिख लीजिए इस बात को, ये साइनोट्रियल नोड जहां लिखा हुआ है यहीं पर लिख लीजिए राइट कॉर्नर ऑफ अपर राइट अट्रियम। तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनो अट्रियल नोड, ऐसे नोड, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है आपका अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, और ये कहां है? राइट अट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, ठीक है जी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए डायग्राम को और मेरी बात को समझिए। जो इंपल्स जनरेट करता है वो ये करता है, एस ए नोड, और इसीलिए इसको पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। जो इंपल्स की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? एस ए नोड से। सबका ध्यान इधर, एस ए नोड से फिर ये आ जाता है एवी नोड को, ठीक है। अब एवी नोड से ये आ रहा है, देखो, सेप्टम के सहारे सहारे, और इसे हम कहते हैं एवी बंडल, ठीक है। तो पहले नंबर पर ऐसे नोड, दूसरे नंबर पर एवी नोड, एवी नोड से पहुंच गया ये एवी बंडल्स, ठीक है। अब एवी बंडल सहारे सहारे इसके होता हुआ, अब ये जैसे जैसे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है उसकी तरीके से दो पार्ट में बट गया। अब जो इसकी दो ये ब्रांचेज है यहां से, इसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस, हिस साइंटिस्ट का नाम है। अब ये लेफ्ट और राइट है, जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, और जो राइट साइड की तरफ होगा वो राइट बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस फिर बट जाएगा, ये और छोटे आप देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस निकल गई, दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है जी। तो बंडल ऑफ एवी बंडल से ये पहुंच गया बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस से पहुंच गया। तो इस तरीके से एंटायर मस्कुलेचर में ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अट्रिया से शुरू होते ही वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, अपने बेसिस पर इसकी धड़कन शुरुआत होती है, किसी यानी कि हमारे नर्वस कंडक्शन के कंट्रोल में है, लेकिन धड़कन शुरू और डेवलप करना और उसको खत्म करना वो नर्वस सिस्टम के हाथ में नहीं है, उसको आल्टर करना उसके हाथ में है। भाई दौड़ रहे हैं हम, भाग रहे हैं, तो वहां से नर्व इंपल्स के थ्रू एक्शन होकर नर्व मसल्स जो हैं उसके बेसिस पर काम करना स्टार्ट कर देंगी, कम ज्यादा करना, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं, ऑटो एक्साइटेबल क्या है, ये सारी चीजें क्लियर। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू और ध्यान रखना है आपको, देखो बेटा, जो इनके ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना उसने, ये चीज है कि एक देखो ये पॉइंट जो है, ये अ बंडल नोडल फाइबर अट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम एवीएन, ये बहुत आता है, from avian which passes through atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle.
ठीक है, ये लाइन करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए बड़ी आइडियल है, इसको छाप लेना अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने पुटअप होते देखे हैं। एवीएन की जगह एस ए वी कर ऐसे नोट कर दिया, या कुछ भी इसमें चेंजेस कर दिए, एसर्शन रीजन में पूछ लिया, तो इस तरीके की बहुत सारे केसेस इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखिए ये कि these branches have given rise to minute fibers throughout the ventricular musculature, अपनी अपनी साइड पर रेस्पेक्टिव साइड्स जिन्हें हम पुनकिंजे फाइबर्स कहते हैं। नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, इसीलिए इसको ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स वो आपका पर मिनट उतने ही होते हैं जितने कार्डियक साइकिल होती है भाई, 70 से 75 के बीच में, जिसको हमने क्या मान लिया है 72 एवरेज ले लिया है हमने, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग, तो अब ऐसे नोड ही इनिशिएट भी कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, पेसमेकर कहते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ऊपर भी रह गया जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो भाई जो पेरिकार्डियम है इसकी लेयर वो आपको दिमाग में रखनी है, आउटर पेरिकार्डियम इनर पेरिकार्डियम, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, वो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो आपका मसल्स वो सॉरी ये लेयर्स हैं उनको मॉइस्ट रखता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब मॉइस्ट रखेगा तभी तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आता है वन कार्डियक साइकिल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ये हो नहीं सकता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। देखिए वन कार्डियक साइकिल, वन हार्ट बीट और वर्किंग ऑफ हार्ट दैट इज द सेम, हाउ हार्ट वर्क्स। अब आप देखेंगे तो पूरे 1 मिनट में हार्ट एवरेज टाइम 72 बार धड़क रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 72 को हम 60 से डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 8.85 सेकेंड्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, दैट विल कम 0.85 सेकेंड्स। अब ये 85 सेकेंड्स में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो कार्डियक साइकिल हेडिंग डालें और उसके 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, पहला जॉइंट डायस्टॉल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और तीसरा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, ठीक है, पहला जॉइंट डायस्टॉल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और तीसरा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, सिस्टॉल और डायस्टॉल ये दो मेन क्राइटेरिया है हार्ट के वर्क करने के। सिस्टॉल का मतलब होता है हार्ट चैम्बर्स का सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज नेम्ड एज सिस्टॉल, दैट मीन्स अब कब सिकुड़ेंगे ये, व्हेन दे फिल्ड विद ब्लड फुल्ली, जब ये पूरी तरीके से ब्लड से पूरी तरीके से भर जाएंगे तब इनका काम है सिकुड़ना, ताकि वो ब्लड को या तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में भेज सके और या वेंट्रिकल से एॉर्ट आपका आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में भेज सके या लंग्स में भेज सके, ठीक है, तो जब पंप करना होगा तब सिकुड़ेंगे, जब पंप करना होगा तब सिकुड़ेंगे, या तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में पंप करना है और या वेंट्रिकल से लंग्स और बॉडी पार्ट्स को पंप करना है। फैलेंगे कब, डायस्टॉल, डायस्टॉल कब होगा, जब ब्लड रिसीव करेंगे, ठीक है। अब ब्लड रिसीव कब होगा भाई, ब्लड रिसीव होगा जब वेन्स अट्रिया में खुलेंगी, ठीक है, और वेंट्रिकल्स में ऑरिकल्स खुलेंगे,
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स के थ्रू, तब वो हमेशा फैलेंगे। तो यानी कि ब्लड जब भी रिसीव होगा तो क्या होगा, जब भी ब्लड रिसीव होगा तो डायस्टॉल, और जब भी ब्लड फैलेगा तो सिस्टॉल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इसी बेसिस को लेकर हमें चलना है, डायस्टॉल और सिस्टॉल। अब देखिए सबसे पहला है जॉइंट डायस्टॉल, यानी कि इस वक्त वेन्स के थ्रू तो अट्रिया में ब्लड आ रहा है और अट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में, चारों चैम्बर्स में ही ब्लड फिल हो रहा है, दैट इज नेम्ड एज जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है जी। अब इस टाइम पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है ऐसे नोड से, फिर वो एवी ब्लड किसमें होना शुरू हो जाता है, अट्रिया से वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब पूरी तरीके से वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैलना शुरू हो जाता है तो दूसरे स्टेप की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते ही क्या होगा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल्स लबालब ब्लड से भर गए, जितना उनमें ब्लड आना चाहिए था मैक्सिमम आ गया। ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, उस ब्लड को वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में जाने के से रोकेंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, ये तुरंत बंद हो जाएंगे उस टाइम पर, और पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं लब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है जी। अब यहां पर अब क्या हुआ, देखो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए बंद, तो अब ब्लड के पास एक ही रास्ता रह गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो वो जाए एओर्टा में, और राइट वेंट्रिकल से जाए पल्मोनरी आर्टरी में। भाई यही तो रह गया ऑप्शन, तो इन दोनों में जाना शुरू हो जाता है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड रेस्पेक्टिव लंग और बॉडी पार्ट्स में जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही ब्लड इनमें जाना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर घट जाएगा, और प्रेशर वेंट्रिकल्स के घटते ही अगेन बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, अब सेमी ल्यूनर क्लोज होंगे, क्योंकि जैसे ही प्रेशर घटेगा तो ब्लड जो है वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से वापस आने की कोशिश करेगा, और उस बैकफ्लो को रोकेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व्स, और उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी, डब। अब डब क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स, और सेमी ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है जी। अब ऐसा होते ही फिर स्थिति क्या होगी, प्रेशर इतना, क्योंकि ब्लड निकल गया, प्रेशर हो गया कम, अगेन जॉइंट डायस्टॉल विल स्टार्ट, और सेम फिर साइकिल उसी तरीके से चलना स्टार्ट कर देगी। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल से लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल से लगभग 70 ml ब्लड पंप होता है। तो पूरे के सेमिल्यूनर वाल्व्स के बंद होने से तो प्रोड्यूस हुई है बेटा, जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में हुआ है। ठीक है, क्लियर। से आप 72 की 50 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 5040, तो लगभग 5000 ml और 5 लीटर ब्लड एक वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाता है पूरे की पूरी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 70 ml से तो स्ट्रोक वॉल्यूम, और टोटल अगर हम बात करें पूरा तो कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट जब हम सो रहे होते हैं तो ये 70 ml से कम, मतलब 5000 ml से कम हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट पर। और जब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई
मेहनत का काम कर रहे हैं तो दैट विल इंक्रीज। तो कार्डियक आउटपुट कैन बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इन साउंड्स के बेसिस पर क्लिनिकल डायग्नोस करने में हमें हेल्प मिलती है। तो आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट किया है। कल इसको बचे हुए सेक्शन को कंप्लीट करके और नेक्स्ट चैप्टर साथ के साथ स्टार्ट कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से लिख लिख कर देखिएगा, डायग्राम बनाकर, क्योंकि इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपको डायग्राम का भी एक एक कोना अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों हम इस वीक में इस 11th के सारे बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करके और हम इसको और बेहतर ढंग से फिर क्वेश्चंस और तरीके से जो भी आपके कुछ ऐसे चैप्टर 12th के जो कमजोर हैं उनको भी हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, कॉन्सेप्ट को जनरेट करते रहिए और नीट के लिए अपने रास्ते को आप कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को, एंड देन वी स्टार्ट द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीशन, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, स्पेशली काउंटर करंट मैकेनिज्म and the different other mechanism of that chapter. So we will make them easiest live action tomorrow. So goodbye and we will meet tomorrow.